अरे मैं कहीं नहीं गया, बस सोच रहा था। क्या आप भी सोच रहे होगे ये भी? चलो देखो, वीडियो का लास्ट भाग है, मतलब चैप्टर खत्म हो चुके हैं, बुक भी आपकी खत्म हो चुकी है। पाठ नंबर 15, कक्षा 12 इतिहास, और भाग नंबर 2। पाठ का नाम है संविधान का निर्माण। वीडियो का भाग 2 है, तो भाग 1 नहीं जाना है तो भाग 2 में सीधे घुस मत जाना, क्योंकि फिर आप समझते रह जाओगे कौन क्या कर रहा है। देखो, मैं शुरुआत में ये जो एक्टिंग कर रहा था, ये डेपिक्ट कर रही है यहाँ पे कि चिंता का विषय है, बहुत चिंता हो रही है। मुझे तो नहीं हो रही, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कानून बन चुके हैं। उस समय के लोगों को बड़ी चिंता थी। ये जो कानून थे, इनको बनाना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं था, आसान काम नहीं था। 3 साल लग गए इसको, इन कानूनों को बनाने में, और बहुत ही सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कौन सी भाषा बनेगी, भाषा को लेकर बड़ा विवाद हुआ, और उसके बाद वोटों को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। वो हम आज के इस एपिसोड के अंदर जानने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। इस कंप्लीट बुक के जो है आपको एमसीक्यू, नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिखे हुए मिल जाएंगे, साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो पेज और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर सकते हो। अब शुरू करते हैं कहानी को। मतलब शुरू तो हमारी हो रखी है, वैसे ही हमने कुछ नेताओं के बारे में जान चुके हैं ऑलरेडी, जिन्होंने अहम योगदान दिया संविधान के निर्माण में। अब जो है हम बात करेंगे कि उन लोगों को तकलीफें कहाँ कहाँ आई, बैठ के लगाई गई, तो उनमें क्या क्या दिक्कतें रही। तो हमने पढ़ लिया था, यहाँ कहीं तक पढ़ा था शायद। हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल की वीडियो में। तो अभी जो है, मतलब पहले भाग के अंदर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था हमारा चैप्टर। अब जो है आगे की बात करते हैं। अधिकारों का निर्माण, किस व्यक्ति को, या फिर हर जो व्यक्ति है उनको कौन से अधिकार दे, कौन से नहीं दे। अब पंगा यहाँ पे हो रहा था कि देश के अंदर अल्पसंख्यकों की जो है तादाद, मतलब तादाद ठीक थी, लेकिन वो अल्पसंख्यक इसीलिए थे क्योंकि उनकी ना तो इज्जत थी समाज के अंदर, मतलब बहुत ही दबे कुचले लोग थे। उनके साथ, उनके लिए ऐसे क्या कानून बनाए जाए कि वो जो है देश की राजनीति के अंदर, देश के योगदान, देश के लिए, मतलब तरक्की के लिए अपना योगदान दे सके, और देश के साथ जो है बराबरी का दर्जा हासिल कर सके। उसको लेके बहुत सारी बैठकें हुई, बहुत सारी सोच विचार लोगों के सामने आए। पृथक निर्वाचिका की समस्या, देखो सबसे ज्यादा लोगों का ये मानना था शुरुआती दौर में कि जो चुनाव है वो अलग अलग होने चाहिए, हिंदुओं के अलग और मुसलमानों के अलग होने चाहिए। लेकिन जब उस समय दिक्कतें आ गई, जब पाकिस्तान ही बट गया, भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए, अलग अलग मुल्क बन गए। अब उस समय जो स्थिति थी वो बदल गई। अब लोग ये सोचने लगे कि हम, अब बचा तो हिंदू राष्ट्र, खास तौर पे अगर आप ध्यान देते हो तो। अब मुस्लिम लीग जो बार बार टांग अड़ा रही थी कि हमें जो है अपना अलग से निर्वाचन करवाना है, वो लीग की जो पार्टी थी वही चली गई। तो सीधी बात है, अब हमारी मर्जी है, हम हमारे हिसाब से बनाएंगे। तो लोगों ने जो है अपने राय बदल दी। सब लोगों ने बोले कि निर्वाचन अलग अलग नहीं होने चाहिए, पूरे देश के निर्वाचन इकट्ठे होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, अलग अलग जाति हिसाब से नहीं होना चाहिए। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के, देखो यहाँ पे नाम आते जाएंगे नॉन स्टॉप, पता नहीं कितने सारे लोगों ने अपना योगदान दिया यार, नाम तो लिखने बनते हैं। देखो अब 27 अगस्त की बात है, 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। बोला कि अलग अलग ही होनी चाहिए वोटें, तो जो चुनाव है वो। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उनमें हर हम चाह कर भी नहीं हटा सकते। हमें जरूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सके और समुदायों के बीच मतभेद कम हो सके। लेकिन धीरे धीरे राय बदलती है यार। बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की जरूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ पाएगा, ना ही अन्य समुदायों के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो ये उनकी राय थी, अपनी खुद की राय होती है हर बंदे की यार। अब उसके बाद बात करें तो आरवी धुलेकर ने जो है बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेल लिया। इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें, यानी कि जो अल्पसंख्यक थे, बहादुर वाली जातियों को बोल रहे हैं, तो फुसला लिया है। अब इस आदत को छोड़ दो तुम, अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। तुम समझो इस बात को कि अलग अलग चुनाव होने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सरदार पटेल ने भी कहा अपनी तरफ से कि जो है पृथक निर्वाचिका एक ऐसा जहर है जो कि
यानी कि विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। सबको लग रहा है कि वोटें अलग अलग होनी चाहिए, तो फिर देश को इकट्ठा रख के तुम कर क्या लोगे? जब पूरे देश के वोट अलग हो रही है, चुनाव अलग हो रहे हैं, नेता अलग बन रहे हैं, सब जगह का अपना अपना मामला चला पड़ा है, तो कौन सा एकजुट भारत है ये? क्यों कहेंगे हम इसको भारत है? मामला क्या है यार? ये तो कुछ बात नहीं बनी। अब जो है इसी के साथ अगर हम देखें तो पटेल भी कह रहे थे कि क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे यानी कि पृथक निर्वाचिका को फौरन छोड़ दो। अगर तुम ऐसे करते रहे तो फिर लड़ाई दंगे झगड़े वो चलते ही रहेंगे, वो जन्मों जन्म की दुश्मनी बन जाएंगी फिर तो जातियों की। अब जो यहाँ पे एक पहरा सा दे रखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते जो है शरारत का बीज बो गए। ये शरारत कौन सी है कि उन्होंने क्या किया था, जब वोटिंग हुई तो मुस्लिम लीग को अलग से निर्वाचन मतलब अलग से वोटें करवाई उनकी, जो अब उनको जो है अच्छी लग रही थी, जिसके चलते जो है अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि अंग्रेज तो अब चले गए लेकिन जाते जाते ये शरारत छोड़ के चले गए और इन लोगों को ये ज्यादा ही पसंद आ गई कुछ, तो इनसे बाहर निकलो, अपने आप को संभालो, समझो भावनाओं को, लोगों को समझो कि मामला क्या चल रहा है। तुम ऐसे बोलते रहोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? पृथक निर्वाचिकाओं की मांग का जवाब देते हुए गोविंद वल्लभ भाई पंत ने जो है ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। यानी कि अलग अलग इलेक्शन अगर तुम करवाते हो तो खतरनाक मामला है ये। तो वह बहादुर के विचार से कि इस विचार से तो सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वह कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाती है। उन्हें इस तर्क पर कोई भी आपत्ति नहीं थी कि एक मुक्त देश में प्रत्येक नागरिक के साथ ऐसा आचरण किया जाना चाहिए जिससे न केवल उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो बल्कि उसमें स्वाभिमान का आध्यात्मिक भाव भी पैदा हो सके। अब कुछ बातों से सहमत थे। अब वो तो ये बोल रहा था बहादुर तो कि अलग से वोट कराओ वो बढ़िया है, लेकिन ये मामला उसको अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ चीजें अच्छी बोली उसने लेकिन सारी अच्छी नहीं थी, ये चीज थी, समझने की बात है ये। और यहाँ पे देखो, अब आप सोचोगे एग्जाम में क्या आएगा यार, इसमें से तो यहाँ तो बातें ही बातें लिखी पड़ी है, इसने ये कहा उसने वो कहा। देखो एग्जाम्स में नहीं आता, ये सिर्फ इस गहन आपके मतलब दिमाग को विकसित करने के लिए है कि जो कोई संविधान जब बना तो उस समय क्या क्या तकलीफें उन लोगों ने झेली है, कौन कौन से विचार उनके मन में आए, तो उससे जो है आपको एक आइडिया लग सकेगा, आने वाली पीढ़ी को आइडिया लगेगा कि किस तरीके से दिक्कतें आती रहती है समाज के अंदर, क्या क्या चीजें सोचनी पड़ती है हमें। यहाँ पे देखो मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी। गोविंद वल्लभ भाई पंत ने जो है ये बात कही थी, ये जो ऊपर लिखी हुई है, ज्यादा कुछ है नहीं, पैरों के अंदर अपनी जो है बातों को सिद्ध करने में लगे पड़े थे कि ये सही है ये गलत है सबके। देखो हमने जाना था कि 165 दिन लगे थे उसको बनाने में, मतलब ये जो भी बैठके हुई उसमें, और इन बैठकों के दौरान 165 दिनों की बैठकें जो हुई उनके दौरान जो है ऐसे ही जो है बहसें चलती रही, वो अपना भाषण दे रहा है कुछ भी, वो अपना दे रहा है वो अपना दे रहा है, ऐसे ही चलता गया पूरा। पंत ने कहा कि हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम कभी नागरिक के रूप में नहीं सोचते बल्कि समुदाय के रूप में ही सोच पाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि महत्व केवल नागरिक का होता है, सामाजिक पिरामिड का आधार भी और उसकी चोटी भी नागरिक ही तो होता है। तुम तो जाति धर्म में उलझे पड़े हो कि ये जाति का है, ये उस जाति का है, वो है, तुम्हें भलाई बुराई से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें अपनी जाति से लेना देना हो रखा है। यहाँ पे 1949 तक संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए कि पृथक निर्वाचिका, देखो अब झगड़े चलते रहे, कुल मिला के अंत में शांति बहाल हुई और 1949 में जब फाइनली फैसला किया गया कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है, इसकी बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि राजनीति व्यवस्था में उसको एक निर्णायक आवाज मिल सके। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसकी बात मानी जाती है नहीं। केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। कुछ लोगों का कहना था तुम ये तो कर रहे हो कि इलेक्शन एक साथ करवा रहे हैं, निर्वाचिका एक साथ हो रही है, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। तुम पूरी बात नहीं समझ रहे, पूरा मामला तो समझ ही नहीं रहे तुम। इससे जो है ये छोटा सा काम कर रहे हो तुम, तो बाकी बहुत चीजें हैं। क्या इससे वो जो है आप बताते हैं ये बहुत सारी चीजें दिखते हैं, तो क्या इससे वो ठीक हो जाएंगी उनके बारे में जानते हैं। तो ये थे कहने वाले किसान नेता जो है किसान आंदोलन के नेता थे और समाजवादी विचारों वाले NG रंगा। इन्होंने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या जो है आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए, मतलब अल्पसंख्यक कहेंगे किसको। रंगा की नजर में
असली अल्पसंख्यक गरीब और दुबले कुचले लोग थे। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, मगर उन्होंने इनकी सीमाओं को भी चिन्हित किया। उन्होंने कहा कि जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि अब उनके पास जीने का, पूर्ण रोजगार का अधिकार है। मतलब यहाँ पे कहने की बात यह है, तुम कह दोगे कानून में लिखा हुआ है भाई साहब, और वहां पे जाओ तो कुछ हो ही नहीं रहा, थाने में जा रहे हो थाना ही नहीं मिल रहा, कहाँ गया भैया थाना। तो अब क्या करेंगे उन कानूनों को? वो अधिकार लिखने से क्या हो जाएगा, उनके ऊपर काम भी तो करना पड़ेगा तुम्हें। या अब वे सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। रंगा ने कहा कि उन्हें जो है सहारों की जरूरत नहीं है, उनको एक सीढ़ी चाहिए जिसकी मदद से वो जो दुबले कुचले लोग हैं वो ऊपर आ सके, ना कि उनको तुम है जो है सपोर्ट कर करके बोलो कि बस उधर ही पड़े रहो, लेकिन हम तुम्हें खाने पीने का देते रहेंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे एक भाषण है रंगा का ही है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए एन रंगा ने ये बातें कही थी। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है। इस देश की जनता बहुत दबी कुचली जनता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में उन्होंने बताया। जंगलों में आदिवासी लोग रह रहे, कोई सम्मान नहीं करता, कोई इज्जत नहीं है उनके समाज के अंदर, कोई उनको भाव नहीं देता। तो वो असली मायनों में दबे कुचले लोग हैं। गांव की बात करो, जमींदार लोग जो है गरीब किसानों का शोषण करे, तो वो जो गरीब किसान है वो दबे कुचले लोग हैं। ये सारी चीजें उसने अपने इस भाषण के अंदर बताई थी। अब जो है रंगा ने आदिवासियों को भी ऐसे ही समूह में गिनाया था। इस समूह के प्रतिनिधियों में जयपाल सिंह जैसे जबरदस्त वक्ता भी शामिल थे। अब यहाँ पे देखते हैं, तो मेरे लोगों को पिछले ये इसका रंगा का ही कहना है, ये भी मेरे लोगों को पिछले 6000 साल से अपमानित किया जा रहा है। नहीं, अच्छा ये प्रस्ताव आया था जयपाल सिंह का। ओके ओके, तो जयपाल सिंह ने जो है यहाँ पे एक प्रस्ताव पारित किया था, लिखा था कुछ भाषण टाइप का ही। तो इसके अंदर कहा गया था कि मेरे लोग, यानी कि जो आदिवासी टाइप के कबीले से आया हुआ था ये, तो यहाँ पे जो है मेरे लोगों को पिछले 6000 साल से अपमानित किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। उनको जो है गैर मूल निवासियों के हाथों लगाकर शोषण, छीना झपटी, जमीन पे कब्जा करना, ये चलता आ रहा है बहुत लंबे अरसे से। सही मायनों में हम दबे कुचले लोग हैं, और तुम्हारी सिर्फ ये बातें कह देने से ऐसा समाधान नहीं होने वाला। हमें जो है कुछ और भी इसके बारे में सोचना होगा, हमें उनको आरक्षण देना होगा, बोल सकते हो। उन्होंने कहा कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, आदमी कम नहीं है वो, तुम सोचो कि थोड़े से हैं वो, तो ऐसा मामला नहीं है। लेकिन उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया जहां वे रहते थे। उन्हें उनके जंगलों और चरागाहों से वंचित कर दिया गया। उन्हें नए घरों की तलाश में भागने के लिए मजबूर किया गया। हमारा कहना है, ये उसी का बयान है जयपाल सिंह का ही, हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए। हम आपके साथ मेल जोल चाहते हैं, हमें नहीं कुछ ज्यादा चीजों से मतलब है, लेकिन तुम हमारी इज्जत तो करो, तुम अपने लेवल का तो समझो। में वो भी नहीं कर रहे तुम तो। हमें जो है हजारों सालों तक दबाया गया है। यहाँ पे जो है अलग अलग लोग अपनी अपनी राय दिए जा रहे थे। दमित जातियों के कुछ सदस्यों का आग्रह था कि अस्पृश्य यानी कि अछूत की, वो छुआछूत की थी वो बीमारी थी, मतलब बीमारी नहीं थी वो, लॉजिकली लोग जो है जो तुच्छ लोग समझते थे जिनको, उनको जो है छूने तक नहीं देते थे अपने सामान को, और घरों में घुसने नहीं देते थे। बहुत सारी दिक्कतों का और अपमानजनक जो है इनके साथ व्यवहार किया जाता। तो उन्हीं की बात हो रही है कि अस्पृश्य यानी अछूतों की समस्या को केवल संरक्षण और बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता। तुम बोल दो कि इनको तो संरक्षण मिल गया, इनका बचाव होगा, अब तो ऐसे नहीं समाधान होगा। उनकी अपंगता के पीछे जाति विभाजित समाज के सामाजिक कायदे कानून और नैतिक मूल्य मान्यताओं का हाथ है। समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल किया है, परंतु उन्हें सामाजिक तौर पर खुद से दूर रखा है। अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते और उन्हें मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता। मद्रास के सदस्य से जे नागप्पा, इसने कहा था कि हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं और अब और कष्ट उठाने को हम तैयार नहीं हैं। हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। हमें मालूम है कि अपनी बात हमें कैसे मनवानी है। नागप्पा ने कहा कि संख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है। आबादी में उनका हिस्सा 20% है। जो उस समय आबादी थी देश की, तो उसमें 20% थे ये हरिजन। उनकी पीड़ाओं का कारण यह है कि उन्हें बाकायदा समाज व राजनीति के हाशिए पर रखा गया है। राजनीति
की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिलती, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, इसी वजह से वो पिछड़े हुए रह गए हैं। संविधान सभा में अंततः यह सुझाव दिया गया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए और निचली जातियों को विधायिकाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। और उसी के चलते जो है आज आप देख पाते हो कि आरक्षण मिला हुआ है जो निचली जाति के लोग हैं, तो वो इसी के कारण हुआ था, मतलब बहुत पिछड़े हुए थे उस समय में, तो उसके चलते जो है इनको अब आरक्षण दे दिया, संविधान सभा में ये मान लिया गया। राज्य की शक्तियां, बात वहीं तक सीमित नहीं थी, हम तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि कैसे वो चिंता का विषय था कि देश के अंदर कैसे इलेक्शन करवाए जाएंगे, कहां से कौन निर्वाचित होगा। लेकिन दिक्कत ये भी थी कि निर्वाचित तो हो गया, लेकिन शक्तियां किसके पास ज्यादा रहेंगी, राज्य के पास ज्यादा रहेंगी, केंद्र के पास ज्यादा रहेंगी, या फिर जो है 3 तरीके की जो है सूचियां बनाई गई, तो उनके बारे में हम जानते हैं। संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या क्या अधिकार होने चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू भी थे, वो चाहते थे कि केंद्र के पास ज्यादा शक्ति हो, वो राज्य वाले को पकड़ सके अगर वो गलत काम करता है तो। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, यानी कि पहले तो ये था कि विभाजन नहीं होने की सोच रहे थे कि नहीं होगा तो बढ़िया बात रहेगी और देश बचा रहेगा, लेकिन अब तो विभाजन हो गया है। लेकिन इस समय जो है एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक हो सकती है कि केंद्र के पास भी शासन की शक्ति नहीं होगी तो राज्य अपनी अपनी चलाने लग जाएंगे, फिर वो दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शासित स्थापित करने में, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज उठाने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि हर राज्य अपनी अपनी बीच में टांग घुसेड़े रहेगा, बोलेगा हमें नहीं मंजूर, हम करेंगे, हमें मंजूर नहीं। तो केंद्र के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से जो करना है वो कर सके। संविधान के मसवीदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी, यानी कि 3 प्रकार के जो है फायदे या फिर बोल सकते हो शक्तियों का बंटवारा किया गया। एक थी केंद्रीय सूची, एक राज्य सूची और एक थी समवर्ती सूची। पहली सूची में विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन थे, दूसरी वाली में राज्य और तीसरी वाली में साझा, इनकी केंद्र को भी फायदा और राज्य वाले को, उनका साझा मामला था वो। तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थे। अब ये विषय बन गए, अब मामला हो गया कि कौन सी चीजें इनको दे कौन सी नहीं दे। अनुच्छेद 356 में जो है गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया। ये एक अधिकार दिया गया कि अगर राज्य काबू से बाहर हो जाता है तो उसके सारे अधिकार रद्द कर दिए जाएंगे और वो जो है केंद्र का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी कुछ अधिकार और अधिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया, क्योंकि अब राज्य को भी तो कुछ काम कार्रवाई करनी पड़ेगी, यानी कि खर्चा करना है, जो भी सुविधाएं देनी है राज्य को अपने राज्य में, तो राज्य सरकार को, तो वो पैसा आएगा कहाँ से, वो लोगों से ही आना है वैसे भी। तो उदाहरण के लिए वे जमीन और संपत्ति कर लगा सकते हैं, बिक्री कर, बोतल बंद शराब पर अलग से कर वसूल कर सकते हैं। तो ये छूट उनको दे दी गई जिससे वो जो है अपने राज्यों की तरक्की कर सके। केंद्र बिखर जाएगा, कुछ लोगों का मानना था कि अगर ऐसा तुमने किया, अगर राज्यों को शक्ति दी ज्यादा तो वो केंद्र जो है कुछ काम का नहीं रहेगा, वेस्ट है वो केंद्र, और केंद्र जो है पूरा टूट जाएगा। राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश की। उन्होंने कहा कि न केवल राज्य को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। यह दलील एक जिद सी बन गई थी कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। सब लोगों का यही मानना था कि अगर शक्तियां केंद्र को ज्यादा मिलेंगी तो वो मजबूत होगा, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना था कि अगर उसको ज्यादा काम दिया गया, ज्यादा शक्तियां दी गई, तो काम का बोझ उसके ऊपर बढ़ेगा और जिसकी वजह से वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो ये भी लोगों की अपनी अपनी सोच चल रही थी। भू राजस्व के अलावा जो है ज्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए। यदि पैसा ही नहीं होगा तो राज्यों में विकास परियोजनाएं कैसे चल पाएंगी, ये जो है संतनम, ये ऊपर हम बात कर रहे थे जिसकी अभी, तो उसी का ये मानना था। तो राज्यों में विकास परियोजनाएं कैसे चलेंगी, मैं ऐसे संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकर केंद्र से यह कहना पड़े कि मैं अपने लोगों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं करवा सकता, मैं उन्हें साफ सफाई भी नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार, उद्योगों की स्थापना के लिए खैरात दे दीजिए, थोड़े से पैसे दे दो ना, प्लीज प्लीज दे दो। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हो गया, बस बंटाधार हो गया, राज्य बनने के बजाय वो कुछ नहीं कर पाएंगे राज्य, तो ये जो है मामला थोड़ा सा खराब हो जाएगा।
आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की जरूरत है। अंबेडकर ने घोषणा कर दी कि वह जो है एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं, ना कि वो जो राज्यों के पास शक्ति कम चाहते हैं और केंद्र के पास शक्ति ज्यादा चाहते हैं। 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र हमको चाहिए। सड़कों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहा था उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने बार बार ये बात कही कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए। केंद्र चाहे तो कहीं पर भी कुछ भी हिंसा हो तो उसको रुकवा सके, सरकार भले ही कुछ भी करती रह जाए फिर, ताकि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। इसीलिए लोग चाह रहे थे कि केंद्र के अंदर जो है सारे अधिकार होने चाहिए, केंद्र सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर दिया कि वे जो है केंद्र ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अपनी अपनी राय थी, सब लोगों ने बोल दिया मजबूत चाहिए, केंद्र पे वोट दो, केंद्र पे वोट दो। अब हो गया केंद्र शक्तिशाली, राज्य ठीक से, और उसके बाद वो सजला मामला ठीक है, सेटल हो गया। और भी मामले बड़े चल रहे थे, मतलब कानून संविधान बनाने के टाइम पे राज्य की भाषा कौन सी ले। अब इतना बड़ा देश, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और भी होती है यार, बहुत सारी भाषाएं थी, कौन सी में बात करें, बड़ा मामला उलझ गया। अब जो है इस समय जो है लोगों की अपनी अपनी राय थी। गांधी जी चाहते थे कि हिंदुस्तानी भाषा का जो है राष्ट्रभाषा बना दी जाए उसको। कुछ लोग बोल रहे हैं हिंदी को बना दो, कुछ अपनी भाषा लगे पड़े हैं। अब सबकी अपनी अपनी राय चल रही थी। हुआ क्या, हिंदुस्तानी भाषा कौन सी आ गई यार, हमने तो इसका नाम ही नहीं सुना कभी। देखो हुआ क्या था, जो उर्दू थी, उर्दू भाषा जानते हो ना आप, तो उर्दू भाषा और हिंदी भाषा दोनों को मिला के एक भाषा बनी हुई थी जिसका नाम था हिंदुस्तानी भाषा। यानी कि वो ज्यादातर देश के ज्यादातर हिस्सों में वो भाषा चल रही थी। तो उसी को लेके यहाँ पे अब देखते हैं कौन सी भाषा बनेगी। वैसे आपको पता है कौन सी है राष्ट्रभाषा, हिंदी, लेकिन वो बाद में बनी, शुरुआती दौर में बड़े झगड़े हुए उनको लेके। महात्मा गांधी का ये मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसको लोग आसानी से समझ सके। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी। ये भाषा आप याद रखना, एग्जाम्स में आई है, बहुत बार पूछी गई है कि महात्मा गांधी या फिर जो है शुरुआती दौर में किस भाषा को राष्ट्रभाषा माना जा रहा था, वो था हिंदुस्तानी भाषा। महात्मा गांधी को लेकर पूछा जाता है बहुत बार तो कि महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनवाना चाहते थे, तो वो कौन सी थी, हिंदुस्तानी भाषा, जो हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हुई थी। भाषा भी जो है धीरे धीरे अब समय बदल रहा था। भाषा भी जो है धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई, क्योंकि देखो भारत बन गया, पाकिस्तान अलग हो गया। क्या हुआ था कि पाकिस्तान जैसे ही अलग हुआ तो उसके दौरान जो है जो उर्दू के शब्द थे, लोग क्या कर रहे थे, जो भी बनाने वाले थे भाषाओं को निर्माण करता थे, उन्होंने जो है हिंदी से उर्दू के शब्दों को निकालना शुरू कर दिया, बाहर फेंक दिया। और उर्दू वाली जो भाषा थी वो धीरे धीरे जो है दूसरे देशों की तरफ, फारसी की तरफ जो है जा रही थी। मतलब उसमें जो है फारसी के शब्द मिलते जा रहे थे और हिंदी के शब्द घटते जा रहे थे, तो उसके चलते उन भाषाओं को महत्व जो है अलग अलग हो गया। एक तरीके से बोलो तो वो धार्मिक भाषा टाइप बन गई अब। लेकिन हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में गांधी जी की आस्था अभी भी कम नहीं हुई। वो चाहते थे अभी कि बने भाषा तो हिंदुस्तानी ही बने, ऐसी वैसी भाषा मत बनाओ। हिंदी की हिमायत, किसी ने बोला हिंदी बनाओ। आर.वी. धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई थी कि हिंदी को संविधान भाषा की, संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए, यानी कि जो संविधान है वो हिंदी में लिखा जाए। वैसे आपको पता होगा संविधान किस में लिखा हुआ है, नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे पता लग जाएगा। लेकिन हाँ बता दूं, अभी भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रिपीट हो जाएगा। संविधान लिखा गया था अंग्रेजी में, यानी इंग्लिश में लिखा गया था। अब उसको लेके पता लगेगा क्यों लिखा गया था वो। तो जो है अब बात हो रही थी कि संविधान को हिंदी में लिखा जाए। जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी समझते ही नहीं है, तो धुलेकर ने पलट कर कहा, क्या बात कही थी यार बंदे ने, इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, क्योंकि वो हिंदी और उर्दू मिलके बैठी है, अगर उनको हिंदी नहीं आती तो हिंदुस्तानी भी नहीं आती लॉजिकली। तो अगर वो हिंदुस्तानी नहीं जानते तो वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं है, उन्हें चले जाना चाहिए, भागो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग जिनको हिंदुस्तानी भी नहीं आती। क्या क्या कर लोगे तुम फिर यहाँ पे। तकरीबन 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। तब तक संविधान की भाषा सीमित अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी, समिति जो है अपनी रिपोर्ट लेके आ गई थी।
समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि, ये हिंदी की एक कैटेगरी है, तो देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा की, हिंदी जो है भारत की राजकीय भाषा होगी। ये कौन सी भाषा? राजकीय भाषा होगी। परंतु इस फार्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर जगह हिंदी का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आज के समय, आज की बात कर रहा हूं मैं, इनके समय की नहीं। तो अभी भी जो है साउथ साइड की अगर हम बात करें तो वहां पे ज्यादातर अंग्रेजी बोली जाती है, हिंदी नहीं बोली जाती। और हमारे इलाके की बात करें, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तो यहाँ पर लोग हिंदी समझ जाते हैं, एटलीस्ट समझ तो जाते ही हैं। पंजाब में पंजाबी चलती है, लेकिन हिंदी समझ भी जाते हैं वो लोग, बाकी इलाकों में भी। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, उधर तो हिंदी समझ में ही नहीं आती लोगों को अभी भी, आज के समय में भी। परंतु इस फॉर्मूले, ये तो हो गया ना, हाँ, परंतु इस फॉर्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। संविधान सभा की भाषा, समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सब स्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया। यानी कि अब हिंदी को राष्ट्रभाषा, पूरे देश की भाषा नहीं बनाया गया, उसकी बजाय बना दिया राजभाषा, यानी कि राज्यों की भाषा। जहां पे हिंदी बोली जा सकती है बोल लो, नहीं तो अपनी कोई दूसरी भाषा है तो वो बोल लो तुम, बस चुप मत रहो। ये हुआ था मामला। अब जो है वर्चस्व का डर, अब डर सभी को लगता है, हर बात का डर लगता है। श्रीमती दुर्गाबाई ने जो है सदन को बताया कि दक्षिण में तो हिंदी का बहुत विरोध हो रहा है, क्योंकि वहां के लोगों को बोलनी नहीं आ रही। विरोधियों का यह मानना संभवतः सही भी था कि हिंदी के लिए हो रहा है यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। यानी कि प्रांतीय भाषा, यानी कि उन इलाकों की भाषा, वहां पे अंग्रेजी बोल रहे हैं, कहीं पे कन्नड़ बोल रहे हैं, कहीं पे तेलुगु बोल रहे हैं, तो लोग भड़केंगे यार, हमारी भाषा छोड़ के अब हमको बोल दो। हम जो है यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणवी तो भाषा तो नहीं है, वैसे ही बोल ली है ये तो, लेकिन हाँ फिर भी हम हिंदी बोलते हैं, बोल सकते हो एक तरीके से, कह सकते हो कि हिंदी बोलते हैं। अब जो है अगर आप बोलो हमको कि तुम तो इंग्लिश में बात करो या तेलुगु में बात करो, इंग्लिश तो हमें आती है वैसे, पढ़ पढ़ के मर गए, तेलुगु में बात करो, तो हमें बुरा लगेगा, हम आंदोलन चला देंगे। वैसा ही वहां पे भी हुआ कि वहां के लोगों को तो हिंदी आती ही नहीं थी, तो वो लोग भड़क गए, उन्होंने आंदोलन चलाया कि ये तो गलत बात हो रही है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। दक्षिण में जो है हिंदी का प्रचार जारी रखा, विरोधों का सामना किया, हिंदी के स्कूल खुलवाए, कक्षाएं चलवाई, और अब इस का क्या नतीजा निकलता है? दुर्गाबाई ने पूछा, सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देखकर सख्ते में हूँ। या यहाँ पे मुझे गड़बड़ सी लगी थी, सख्ते में क्या है यार, ये महिला, मतलब सदमे में तो बोल सकते हैं कि ये अजीब लगा होगा, सख्ते में क्या है पता नहीं। बंबई के एक सदस्य श्री शंकर राव देव ने कहा कि कांग्रेस और महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, परंतु उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर जो है संदेह पैदा हो और मेरी आशंकाओं को और बल मिले। अब वैसे ही जो है मद्रास के श्री टी.एम. रामलिंगम चेट्टियार ने जो है इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी किया जाए एहतियात के साथ किया जाए, ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर जबरदस्ती तुम उसको थोप रहे हो, मतलब चाहे लोगों को डर निराधार हो, उनको शांत किया जाना चाहिए, वरना लोगों में गहरी कड़वाहट रह जाएगी। उन्होंने कहा, जब हम साथ रहना चाहते हैं, भारत एकजुट भारत की हम बात कर रहे हैं, तो एक एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मतभेद चल रहे हैं और लगे पड़े हो तुम देश एक है, पर लोगों पर चीजें थोपने का सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए। यानी कि उनके ऊपर तुम जबरन कोई भाषा नहीं थोप सकते, और भी कानून तुम हो तो उनको जबरन नहीं थोप सकते। चैप्टर खत्म हो गया आपका। देखो अब यहाँ पे मामला सारा आपको समझ में आ गया, लेकिन हाँ अब के समय की मैं आपको थोड़े से हालात बता देता हूँ, क्या हालात चल रहे हैं देश के अंदर। संविधान तो बन गया, लागू भी कर दिया, उसके बाद उसमें सुधार होते गए। आज के समय में आप देख सकते हो किसान आंदोलन, जो कि कानून जबरन थोपा गया है, लोग नहीं चाहते फिर भी चल रहा है, ये हो रहा है। उसके अलावा अगर आप बात करो तो मैंने एक चीज बहुत नोटिस करी है, मतलब बहुत ही ज्यादा नोटिस में आती है ये चीज, जो साउथ साइड के कई बार जो है स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, मतलब मिलने नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखने या कुछ भी, तो या फिर वेबसाइट पे आ जाते हैं कई बार, तो कमेंट वगैरह करते हैं, तो हमें एक आइडिया लग गया उसमें, क्या पता आपको हैरानी होगी ये चीज जान के, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं मतलब,
तो वो क्या ढूंढ रहे होते हैं, जो हिंदी आपकी हिंदी की किताब है उसको इंग्लिश में ढूंढ रहे होते हैं। वाह, क्या करें ऐसो का। अब इससे आप एक आइडिया तो लगा सकते हो। वैसे हमारी तरफ जो है एनसीईआरटी ऑल ओवर इंडिया अप्लाइड है, पूरे भारत के अंदर ये किताब चलती है, लेकिन वहां के लोगों को हिंदी आती ही नहीं है। जैसे यहाँ के लोगों को अंग्रेजी बोलो तो अरे यार मुझे नहीं आती, अंग्रेजी में बात नहीं 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 नहीं, बस रट लिया वही बहुत है, नंबर आ जाए पेपर में वही काफी है हमारे लिए। लेकिन वैसा ही हाल वहां पे है, वहां पे अब भी लोगों को हिंदी नहीं आती। कोशिशें करी गई थी, यहाँ पे हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर, लेकिन वो कोशिशें आप समझ सकते हो कि अब तक सफल नहीं हुई है। वहां के लोगों को हिंदी बोलनी नहीं आती और हिंदी पढ़नी भी ढंग से, मतलब काम चलाऊ सी आती है बस स्टूडेंट्स को। तो अभी भी वहां पे इंग्लिश ही चल रही है। तो ये अपने राष्ट्र की भाषा यार, मतलब जो भी है मामला ठीक है, राष्ट्रभाषा बना दिया गया हिंदी को बाद में, लेकिन फिर भी वो बात नहीं है कि आप जो है एक भाषा के तहत जो है पूरे देश के अंदर वार्तालाप कर सको। वैसे ही जो है अगर आप बात करो बंगाल के इलाके की, वहां पे भी जो है हिंदी ढंग से बोली नहीं जाती, मतलब बहुत मुश्किल से बंदे बोल पाते हैं। जबकि जो है इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश उनको समझ में आ जाती है। क्या करें फिर हम, क्या ये हिंदी ऐसे मामला चल जाएगा? वैसे अभी तक कुछ समाधान ढंग का है नहीं है। अगर कहने को है राष्ट्रभाषा, आजकल तो गूगल ट्रांसलेट और ये सारी चीजें सुविधाएं आ चुकी हैं, तो आप इनकी मदद ले सकते हो। बातें करने में क्या बोल रहा है अगले वाला बंदा, तो वो चीजें हो जाती हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये दिक्कतदायक मामला है। फिर भी ठीक है, लोगों को अपनी भाषा चल रही है। जैसे अब हमारे यहाँ पे हरियाणवी बोलते हैं, अब हमको बोलो कि तुम इंग्लिश में बात करो, किसी को समझ में नहीं आएगी। वही हाल है, कचरा हाल हो जाएगा फिर तो। बाकी आप ये बताओ कि आप जो है अभी वीडियो पूरी कंप्लीट बुक हो गई है, आपने क्या ये जो है कंप्लीट बुक की वीडियो देखी है या फिर सीधा इसी वीडियो पे पहुंच गए हो? मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ लाइन वाइज चलाया मैंने, सारी पूरी प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो हर एक वीडियो लाइन वाइज है, बिल्कुल लाइन वाइज देख सकते हो आप प्लेलिस्ट में। और अब से जो है हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज आएंगे आपके कुछ दिनों में, एमसीक्यूज की वीडियो आ जाएंगी, सिर्फ प्रश्न और उत्तर। ये जो है मैं एमसीक्यूज स्पेशली हरियाणा बोर्ड के लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास उसी के पेपर है, हरियाणा बोर्ड के एग्जाम, मतलब जो फाइनल पेपर्स होते हैं क्वेश्चन पेपर, तो उन्हीं के है और उनका सॉल्यूशन मैंने कर लिया है। अगर आपके पास भी कोई पेपर है, मतलब पता है आपको कि राजस्थान बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, अलग अलग बोर्ड का अपना अपना सीन रहता है यार। अब हर मतलब मेरे जैसे को कहाँ आइडिया लगेगा कि जिस बोर्ड में पढ़ा है उनका तो सब पता है, लेकिन दूसरे बोर्ड में थोड़ी दिक्कत होती है। सो अगर आपको पता है आपके बोर्ड में से कहाँ से पेपर डाउनलोड होंगे तो आप हमें जरूर से बता सकते हो। आप जो है हमें मेल है हमारी पर्सनल जो अबाउट सेक्शन में चैनल के, वहां से भेज सकते हो, या फिर जो है आप कमेंट में भी बता सकते हो कि सर यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो पेपर्स को। जहां से पेपर मिलेंगे हमको, वो जितने भी एमसीक्यूज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम सारे ऐड कर देंगे साइट के ऊपर, उनका सोल्यूशन बाकायदा हम प्रोवाइड करा देंगे। बट हाँ, उसके लिए आपको भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना पड़ेगा। ये तो यार आप कर ही सकते हो। चलो वीडियो खत्म कर देता हूँ, मैंने फालतू की बकबक कर दी है थोड़ी सी। हाँ, मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लो, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको टाइम से मिल जाए।